हेलो एंड वेलकम। इस लेक्चर के अंदर हम रिलेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस विद अदर सोशल साइंसेस को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब पॉलिटिकल साइंस का बाकी सोशल साइंसेस के साथ क्या रिलेशन है, हिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, लॉ के साथ क्या रिलेशन है, सोशोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, साइकोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है, ज्योग्राफी के साथ क्या रिलेशन है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, वो सब हम इस लेक्चर के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पॉलिटिकल साइंस जो है वो आइसोलेशन में स्टडी नहीं किया जाता है पॉलिटिकल साइंस को, बल्कि पॉलिटिकल साइंस एक इंटरकनेक्टेड या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है, जिसके अंदर बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी लिंक हमें नजर आता है, रिलेशन नजर आता है। पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री के बिना नहीं पढ़ी जा सकती है, सोशोलॉजी के बिना नहीं पढ़ी जा सकती है। तो ये सारे फील्ड आपस में जो है वो मर्ज करते हैं, आपस में कॉपरेट करते हैं, या फिर सारे के सारे इन सोशल साइंसेस का आपस में एक रिलेशन है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। सो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस इज क्लोजली रिलेटेड to the other social sciences because political life is influenced by society, economy, history, law, culture and human behavior। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो बाकी सोशल साइंसेस के साथ भी क्लोजली रिलेटेड है, और क्योंकि जो हमारी पॉलिटिकल लाइफ होती है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होती है, सोसाइटी से अफेक्ट होती है, इकोनॉमी से अफेक्ट होती है, हिस्ट्री से अफेक्ट होती है, लॉ से होती है, कल्चर से, ह्यूमन बिहेवियर कैसे होती है वो हम आगे समझने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है। सोशल साइंसेस मतलब सोशल साइंसेस के अंदर जो है हिस्ट्री आ जाती है, लॉ आ जाता है, साइकोलॉजी आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, ज्योग्राफी आ जाती है, एंथ्रोपोलॉजी आ जाती है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो उसी को हम मिला के सोशल साइंसेस कहते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, हिस्ट्री स्टडीज पास्ट इवेंट्स। हिस्ट्री के अंदर हम पास्ट इवेंट्स को स्टडी करते हैं। बेसिकली इतिहास के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हम जो हमारा पास्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। और विदाउट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पॉलिटिकल सिस्टम्स कैन नॉट बी प्रॉपरली अंडरस्टूड। और अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड किसी चीज का नहीं लेंगे तो हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को प्रॉपरली एनालाइज समझ नहीं सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर आज के हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को अगर आपको समझना है तो आपको इसकी हिस्ट्री समझनी होगी, आपको हमारा कॉलोनियल पास समझना होगा, आपको यह समझना होगा कि हिंदुस्तान की ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है इसका सफर कैसा रहा, इतिहास में लोकतंत्र कैसा था, लोकतंत्र उभर करके कैसे आया, कैसे इवॉल्व हुआ, वो हमें समझना होगा। आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी को अगर आपको समझना है, आज के टाइम में अगर लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जैसे आइडियाज को आपको समझना है तो आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर इन आइडियाज का जो है वो एक डिमांड पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर उठा और पूरी की पूरी स्ट्रगल जो है वो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी के लिए लड़ी गई। तो आज का अस्तित्व मतलब प्रेजेंट सिनेरियो को समझने के लिए आपको इतिहास समझना होगा। अगर आज का हमारा हिंदुस्तान का पार्लियामेंट आप समझना चाहते हैं, आज की हमारी जुडिशरी आप समझना चाहते हैं, तो इसका पास्ट, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको समझना होगा। तो हिस्ट्री जो है वो पास्ट इवेंट्स की स्टडी करती है, वहीं दूसरी ओर जो है पास्ट या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बिना हम पॉलिटिकल सिस्टम्स को नहीं समझ सकते हैं, हम पॉलिटिकल प्रोसेसेस को एनालाइज नहीं कर सकते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को नहीं समझ सकते हैं। तो बेसिकली हमारा जो अस्तित्व है, जो हमारा करंट सिनेरियो है, जो हमारा कंटेम्पररी टाइम है, उसको समझने के लिए आपको पास्ट को समझना होगा। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का क्या रिलेशन है। देखो, पॉलिटिक्स डिसाइड्स हु गेट्स व्हाट। पॉलिटिक्स के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि किसको क्या मिलेगा। समझ आई बात। तो पॉलिटिक्स के अंदर बेसिकली हु गेट्स व्हाट वाला गेम चलता है कि किसको क्या मिलेगा, किसको कितनी जॉब्स मिलेंगी, किसको कितने रिसोर्सेज मिलेंगे। ये सारा का सारा पॉलिटिकल लीडर्स या फिर जो हमारे पॉलिटिकल एलीट्स होते हैं वही डिसाइड करते हैं, जो लोग पावर में होते हैं, जो पॉलिटिक्स में होते हैं। वहीं दूसरी ओर इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की स्टडी की जाती है कि रिसोर्सेज का प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से अलग अलग मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन हो रही है, किस तरीके से अलग अलग क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो रहा है, और साथ ही साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को इसके अंदर समझा जाता है कि किस तरीके से अलग अलग रिसोर्सेज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, कितने रिसोर्सेज किसके पास हैं, वो सब इकोनॉमिक्स के अंदर समझा जाता है। लेकिन इन दोनों का क्लोज रिलेशनशिप इस तरीके से है क्योंकि जितनी भी पॉलिसीज बढ़ाई जाती हैं, चाहे आप जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करिए तो वो पॉलिटिक्स के थ्रू ही बनाई जाती हैं। मतलब पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा ही अलग अलग पॉलिसीज बनाई जाती हैं जिससे कि पूरी पूरी इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी अफेक्ट होती है। तो हमारा देश का इकोनॉमी कितना होगा, हमारी देश की अर्थव्यवस्था कितनी होगी, ये हमारे पॉलिटिकल लीडर्स के हाथ में होता है। हमारा हिंदुस्तान
कितने नंबर की जीडीपी बनेगा, कितना आगे जाएगा, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी, किसके पास कितना पैसा होगा, किसके पास कितने रिसोर्सेज होंगे, किसके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, वो सारा का सारा यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है। तो इसलिए पॉलिटिक्स के बीच में और इकोनॉमिक्स के बीच में भी एक रिलेशनशिप है, एक आपस में जो है वो एक रिश्ता है जो हमें यहाँ पे देखने को नजर आता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी, टैक्सेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं उससे इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, पॉवर्टी, गरीबी बढ़ेगी या कम होगी, इसके ऊपर असर पड़ता है, टैक्सेशन, टैक्स कितना होगा ये डिसाइड किया जाता है पॉलिटिक्स के द्वारा, और बेरोजगारी कितनी होगी एक देश के अंदर। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स का भी आपस में एक अच्छा खासा रिलेशन है। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल साइंस एंड सोशियोलॉजी, इन दोनों सब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशन है। देखो, सोशियोलॉजी स्टडीज सोसाइटी, सोशियोलॉजी के अंदर सोसाइटी को समझने की कोशिश की जाती है, सोसाइटी को पढ़ने की कोशिश की जाती है। वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल साइंस स्टडीज पावर एंड अथॉरिटी विद इन सोसाइटी। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है वो पावर और अथॉरिटी को स्टडी किया जाता है सोसाइटी के अंदर, कि समाज के अंदर कितनी पावर किसके पास है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन रूल कर रहा है, कौन रूल नहीं कर रहा है, कौन पावर में है, कौन अपोजिशन में है। ये सारा का सारा पॉलिटिकल साइंस के अंदर पढ़ा जाता है। तो सोशियोलॉजी के अंदर तो सोसाइटी की स्टडी की जाती है, समाज की स्टडी की जाती है, लेकिन क्या समाज को पॉलिटिकल साइंस के अंदर इग्नोर किया जा सकता है? नहीं। समाज को, ये जो सोसाइटी है, सोसाइटी को हमें क्लोजली हमें रिलेशनशिप देखने को मिलता है सोसाइटी का पॉलिटिकल साइंस के साथ, क्योंकि हम सोसाइटी के अंदर बेसिकली ये समझने की कोशिश करते हैं कि किसके पास पावर है, किसके पास पावर नहीं है, वो लोग वोट कैसे कर रहे हैं, लोगों का वोटिंग बिहेवियर क्या है, सोसाइटी के अंदर कौन गरीब है, कौन अमीर है, और ये सारा का सारा हमें यहाँ पे रिलेशन देखने को मिलता है। सोशल फैक्टर्स लाइक कास्ट, क्लास, रिलीजन, जेंडर अफेक्ट पॉलिटिक्स। जैसे हमारे अलग अलग सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे हमारी जाति हो गई, हमारा जेंडर हो गया, हमारा मजहब हो गया, हमारा क्लास हो गया कि हम किस क्लास से बिलोंग करते हैं, हम गरीब हैं, अमीर हैं। ये सारा का सारा जो है वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है। मतलब जितने भी सोशल फैक्टर्स हैं इससे जो है पॉलिटिक्स अफेक्ट होती है। जाति के नाम पे राजनीति होती है, मजहब के नाम पे होती है, आपके जेंडर के नाम पे होती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग सोशल फैक्टर्स जो हैं वो पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल मूवमेंट्स इमर्ज फ्रॉम सोशल इशूज़। जितने भी सोशल इशूज़ होते हैं, जितने भी सोसाइटल इशूज़ होते हैं, उसी से पॉलिटिकल मूवमेंट्स उभर करके आती हैं। तो समाज के अंदर गरीबी चल रही है तो मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, क्रांति आ जाएगी समाज के अंदर। अगर समाज के अंदर किसी के साथ जुल्म हो रहा है, जाति के आधार पे किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, तो समाज के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगी, प्रोटेस्ट, धरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस के बीच में भी रिलेशन है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में क्या रिलेशन है? देखो, साइकोलॉजी के अंदर ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा जाता है, वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल बिहेवियर को समझने की कोशिश की जाती है। तो ह्यूमन बिहेवियर जो है, पॉलिटिकल बिहेवियर जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को समझे बिना नहीं जाना जा सकता है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी के अंदर एक इंसान का बिहेवियर, कि एक इंसान कैसे बिहेव करेगा, वो पढ़ा जाता है, वो समझा जाता है। वहीं दूसरी ओर पॉलिटिकल साइंस के अंदर पॉलिटिकल बिहेवियर या वोटिंग बिहेवियर को समझा जाता है कि एक व्यक्ति का पॉलिटिकल बिहेवियर कैसा होगा, उसका वोट करने का बिहेवियर कैसा होगा, वो क्या देख के वोट करता है, जाति देख के करता है, मजहब देख के करता है, रीजन देख के करता है, आइडेंटिटी देख के करता है, क्या देख के करता है। तो हम पॉलिटिकल बिहेवियर या फिर ह्यूमन बिहेवियर नहीं समझ सकते हैं अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज नहीं है। मतलब हम पॉलिटिकल बिहेवियर और वोटिंग बिहेवियर नहीं समझ सकते हैं अगर हमें ह्यूमन बिहेवियर की नॉलेज नहीं है। तो साइकोलॉजी हमें हेल्प करती है ह्यूमन बिहेवियर को समझने में, जिससे कि हम पॉलिटिकल बिहेवियर और वोटिंग बिहेवियर को भी एनालाइज कर सकते हैं। तो कई सारे साइकोलॉजिकल टूल्स यूज किए जाते हैं अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, ताकि वो जनता को मनवा सकें, जनता को बहका सकें। अलग अलग साइकोलॉजिकल टूल्स का यूज किया जाता है पॉलिटिक्स के अंदर, पॉलिटिकल साइंस के अंदर। पॉलिटिकल एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमन साइकोलॉजी। और जितने भी हमारे पॉलिटिकल एक्शंस होते हैं वो ह्यूमन साइकोलॉजी के थ्रू ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो अगर कोई भी फैसला लिया जा रहा है, अगर कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लिया जा रहा है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इंसान की साइकोलॉजी ही तो है, अदरवाइज हवा में थोड़ी फैसले लोगे आप। उसके बाद पॉलिटिकल बिहेवियर डिपेंड्स ऑन इमोशंस, बिलीफ्स, एटीट्यूड्स। और एक इंसान का जो पॉलिटिकल बिहेवियर होता है वो इमोशंस के ऊपर डिपेंड होता है, वो उसके बिलीफ्स और एटीट्यूड्स के ऊपर डिपेंड होता है। अगर वो धार्मिक कट्टर है तो भाजपा को वोट करेगा, सिंपल एज दैट। तो बेसिकली आपके बिलीव्स क्या है, आपके नॉर्म्स क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आपका इमोशंस कैसे हैं, उसी से आपका पॉलिटिकल बिहेवियर भी डिसाइड होगा। तो अगर आप बड़े कट्टरवाद हैं तो आप देखना आप डाई हार्ड मोदी फैन होंगे। तो बेसिकली ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं, वैसा मतलब रियलिटी में नहीं है। तो बेसिकली इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है और पॉलिटिकल साइंस, इन दोनों के बीच में भी एक मजबूत रिश्ता हमें नजर आता है।
उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में भी एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब क्या रिलेशन है, इसको अगर आपको समझना है तो आपने क्या जियोपॉलिटिक्स का नाम सुना है? अगर आप जियोपॉलिटिक्स का नाम अगर आपने सुना है तो आपको पता चल जाएगा कि दोनों के बीच में कितना स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। बेसिकली ज्योग्राफी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ज्योग्राफी के अंदर हम फिजिकल लोकेशन पढ़ते हैं, फिजिकल फीचर्स पढ़ते हैं कि कहाँ पे कौन सी कंट्री सिचुएटेड है, किसकी लोकेशन कहाँ पे है, क्लाइमेट, वेदर, टोपोग्राफी, लैंड फॉर्म्स, ये सब हम ज्योग्राफी के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी और पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी हम स्टेट और पावर के बारे में समझते हैं। हम ये समझते हैं कि अलग अलग स्टेट्स किस तरीके से पावर के लिए compete कर रही हैं। तो बेसिकली ज्योग्राफी स्टडीज फिजिकल लोकेशन, पॉलिटिकल साइंस स्टडीज स्टेट एंड पावर, बाउंड्रीज, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज, इन्फ्लुएंसेस पॉलिटिक्स। अब ये जो बाउंड्रीज होती हैं, ये जो क्लाइमेट होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं जिनको हम ज्योग्राफी के अंदर समझते हैं, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि बाउंड्रीज कैसे करती हैं भाई? बाउंड्रीज के लिए अलग अलग देश आपस में लड़ते हैं। जैसे इंडिया चाइना का बॉर्डर जो है, उसके लिए हिंदुस्तान और चाइना हमेशा लड़ते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का डिस्प्यूट है। उसी के साथ साथ क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है वो पॉलिटिक्स के ऊपर अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिटिक्स को। कैसे? अलग अलग देश जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज के लिए लड़ रहे हैं। हर देश चाहता है कि उसके पास ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हों। समुद्रों को लेकर लड़ाई चल रही है, रिवर्स को लेकर लड़ाई चल रही है, लिथियम को लेकर लड़ाई चल रही है, तेल को लेकर लड़ाई चल रही है। तो बेसिकली सारे देश चाहते हैं कि सारा का सारा तेल उनको मिल जाए, लिथियम उनको मिल जाए, रिसोर्सेज उनको मिल जाए। तो आपस में डिस्प्यूट्स चल रहे हैं रिसोर्सेज को लेकर। एंड अल्टीमेटली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट स्ट्रगल फॉर रिसोर्सेज एंड स्ट्रगल फॉर पावर। उसी के साथ साथ स्ट्रेटेजिक लोकेशन अफेक्ट्स फॉरेन पॉलिसी। जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस होती हैं, चाहे जैसे आप इंडिया चाइना बॉर्डर की बात कर लीजिए या फिर आप इंडियन ओशन की बात कर लीजिए, ये कुछ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं स्ट्रेटेजिकली। और यही लोकेशंस जो हैं, इनको मद्देनज़र रख के ही फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है। तो हिंदुस्तान की जो विदेश नीति होती है, उसके अंदर स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को मद्देनज़र रखा जाता है। बॉर्डर जो डिस्प्यूट्स हैं, हमारे जो रिवर्स हैं, जो हमारा क्लाइमेट है, या फिर हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब भी फॉरेन पॉलिसी को शेप करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट्स, कंट्रोल ओवर रिवर्स एंड सीज। तो इस तरीके से ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस भी आपस में क्लोजली इंटरलेटेड और इंटरकनेक्टेड है। उसके बाद पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ। अब पॉलिटिकल साइंस और लॉ के बीच में क्या रिलेशन है? देखो, लॉ के अंदर क्या आता है? लॉ बेसिकली प्रोवाइड सम सर्टेन रूल्स। लॉ के अंदर कुछ रूल्स आते हैं। लॉ का मतलब क्या है? कानून, कि इस देश को कैसे चलाया जाएगा। अगर 100 से ज़्यादा स्पीड पे कोई गाड़ी चलाएगा तो उसको चालान होगा, पनिशमेंट होगी, कोई किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। तो लॉ इज़ बेसिकली रूल्स। लेकिन इन रूल्स को, इस लॉ को बनाता कौन है? तो वो हमारी पॉलिटिकल अथॉरिटी ही बनाती है, हमारा पार्लियामेंट बनाता है। तो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस स्टडीज अथॉरिटी बिहाइंड रूल्स। लॉ जो है वो रूल्स प्रोवाइड करता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो है उन रूल्स के पीछे की अथॉरिटी को पढ़ा जाता है कि उन रूल्स को बनाया किसने है। तो ये दोनों फील्ड भी आपस में जो है वो क्लोजली इंटरलेटेड और इंटरकनेक्टेड हैं। लॉज आर मेड बाय पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अल्टीमेटली लॉज जो है वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा ही बनाए जाते हैं। पार्लियामेंट की बात कर लीजिए आप। जुडिशरी इज आल्सो सम काइंड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जिसके अंदर लॉज को इंटरप्रेट किया जाता है। तो लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। लॉ इज बेसिकली द एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। ये आपको समझना होगा, क्योंकि लॉ इज़ नथिंग विदाउट पॉलिटिकल अथॉरिटी। हम लॉ एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकता है बिना पॉलिटिकल अथॉरिटी के। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि अलग अलग सोशल साइंसेस का पॉलिटिकल साइंस के साथ क्या रिलेशन है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि पॉलिटिकल साइंस एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जिसके अंदर बाकी अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी पढ़ा जाता है। बाकी अलग अलग सोशल साइंसेस जो हैं वो इसके साथ क्लोजली रिलेटेबल हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं और एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन शेयर करती हैं आपस में। तो इस तरीके से हम इस लेक्चर के अंदर पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन बाकी सोशल साइंसेस के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9103113950। आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स या फिर किसी भी तरह के पॉलिटिकल साइंस के नोट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। Thank you so much for watching this lecture. Bye bye. Take care. Have a nice day.